का रिश्ता मैंने फैसला कर लिया है। जो भी हो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। पिता के सामने न सही गोपाल ने ऐसा कह तो दिया। वह घर के उत्तरी तरफ वाले आंगन में खड़ा था। उसके पिता शंकरन नायर पूरी तरफ की चौपाल पर खड़े थे। पुत्र दृढ़तापूर्वक कहता है वह जरूर उस लड़की के साथ विवाह करेगा। तेरी ऐसी हिम्मत, गरजते हुए शंकरन नायर उछलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके हाथ में लाठी थी। पिता को दौड़ा आते देख गोपाल ऐसे चलने लगा मानो भागता हो। शंकरन नायर ने लाठी गोपाल के घुटनों को लक्ष्य करके फेंकी। सौभाग्य से निशाना चूक गया। शोरगुल सुनकर पार्वती रसोई घर से बाहर आई। क्यों हल्ला मचाते हो? पति पर रोब सा जमाते हुए उसने कहा। शंकरन नायर ने जवाब दिया, देखो न इसकी हिम्मत, मेरे सामने कहता है कि उस लड़की से विवाह करेगा। बदतमीज। फिर भी पार्वती ने पति को दोषी ठहराया। खैर, उसने तो उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन मैं पूछती हूँ तुमने क्यों ऐसा कहने का मौका दिया उसे? शंकरन नायर उस पत्नी पर गुस्सा हो उठे। तुम क्यों नहीं कहोगी? तुम्हारा खानदान ही कुछ ऐसा है, बाप को मारने वाला। पार्वती भड़की। मेरे खानदान के बारे में कुछ न कहना। हमारी परंपरा में बाप को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो तुम कहती हो कि हमारी परंपरा में पैदा हुआ था? मैंने थोड़े ही ऐसा कहा। झगड़ा तूल न पकड़े, इस ख्याल से पार्वती भीतर चली गई। मारे गुस्से के शंकरन नायर कुछ गड़बड़ा रहे थे। रसोई घर में पार्वती भी कुछ झुंझुना रही थी। घर से निकल जाने पर गोपाल गया सीधे गौरी के घर। वह मानो एक कलाकार थी। झगड़ा खत्म होते न होते वह सीधे गौरी के घर जाता है, मानो उस उद्देश्य से कि उसके पिता देख लें। अपने पिता की रत्ती भर भी उसकी परवाह नहीं की। किसी पागल की तरह शंकरन नायर चिल्ला उठे, अरे पारो देख न, वह कहाँ जाता है? पार्वती उत्तरी तरफ वाले आंगन में आई। उसने देखा कि उसका बेटा गौरी के घर की चौपाल पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तब गौरी आंगन में आकर खड़ी हुई। दोनों में कुछ बातचीत हो रही थी। वह छोकरी पैर के अंगूठे से जमीन खुरेद रही थी। पार्वती को शंकरन नायर दोनों ने एक सारा दृश्य देखा। अब की बार कराल काली का आवेश हुआ पार्वती पर। देखो न उसे, कैसी ठसक दिखा रही है, बेहा कहीं की। न मालूम कौन सा टोना टुटका करके उसने मेरे बेटे को बस में कर रखा है। कहते कहते पार्वती का कलेजा मुंह को आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा सदा के लिए उसके हाथ से निकल गया हो। वह अपने आप को भूलकर जोर से पुकार उठी, अरे गोपाल! लेकिन मुड़कर देखा तो गौरी ने गोपाल भीतर चला गया। उस गांव के लिए उस महीने की प्रमुख घटना थी यह। गोपाल गौरी के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन गोपाल के माता पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। यही नहीं, दोनों इस विवाह के विरुद्ध हैं। एक दो मध्यस्थ आए। उन लोगों ने समझाया कि लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध होने से लाभ होगा। पुपुल्ली घरामुना आई। उसने पार्वती को समझाया, पार्वती सुनो न मेरी बात, लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध है। समझो कि तुम बीमार पड़ी, कौन है तुम्हें काजी या काफी बनाकर देने वाला? यह लड़की लगन से तुम्हारी सेवा करेगी। मेरी बात मानो, इस संबंध में तुम्हारा भला है। दत्त! पार्वती ने ऐसा दुत्कारा कि अम्मुम्मा के कान फट गए। पार्वती को ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। अम्मुम्मा को क्रोध को अपमान हुआ। दोनों में मनमुटाव हो गया। दूसरे मध्यस्थ कर्णतिल रामन नारायण था। उसने जरा सूझबूझ से काम लिया। रामन नायर ने शंकरन नायर से कहा, जो भी हो गोपाल उस लड़की के साथ विवाह करेगा ही। चूंकि उसने फैसला कर लिया है, इसलिए भला यह होगा कि हम सब मिलकर उनका विवाह करें। कम से कम दुनिया वालों को दिखाने ही चूल्हे में आ जाए तुम्हारे दुनिया वाले। हमारी सहमति से यह विवाह नहीं होगा। आखिर वह लड़की है कौन, जानते नहीं हो कि कौन मेरा दुश्मन है? दुश्मन के भाई की बेटी मेरे घर की बहू बने। वारे! एक और मध्यस्थता जो आई जरा गौरवपूर्ण थी। मध्यस्थ केशव पिल्ले थे। माता पिता का यह दावा करना स्वाभाविक है कि संतान के लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। शंकरन नायर ने कहा, इस लड़की के लिए हमने क्या नहीं सहा, लेकिन वही लड़का आज मुझे देख कर निसंचोक कहता है कि वह उस लड़की के साथ विवाह जरूर करेगा। ऐसी हिम्मत! बेचारे शंकरन नायर रो पड़े। केशव पिल्ले ने कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। फिर भी लाचार होकर उसने ऐसा कहा था। बात शंकरन नारायण की समझ में नहीं आई। भाई जरा बताओ कि वह लाचार क्यों? हाँ भाई, वह लाचार तो है। तुम्हारे प्रति उसमें अटूट श्रद्धा है। समझ लो कि श्रद्धा के कारण ही उसने यह विवाह करने का फैसला किया था। शंकरन नायर अब भी कुछ समझ नहीं सकी। यह क्या पहेली बुझाते हो जी? केशव पिल्ले मुस्कुराते हुए बोलने लगे, वह क्या चाहता है
कि उसके नाम पर कोई बट्टा न लगे, इसलिए ही उसने उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वह तुमसे कह नहीं पा रहा है। शंकरन नायर हक्का बक्का रह गया। आखिर केशव पिल्ले ने वह रहस्य उनके कानों में कहा। वह लड़की की माँ बनने वाली है, कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है। ऐसी हालत में उस लड़की को छोड़ना क्या धर्म होगा? शंकरन नारायण के लिए यह बिल्कुल ताजा खबर थी। एक निमेष के लिए वसन रह गया। फिर बोले, मैं तभी से उसको चेताता देता हूँ, आ रहा हूँ, उधर मत जाया करो, उस शकुनी कंचू का घर तो है, वह जाओ तो खतरा। अब आया है कि अक्लमंदी का काम करके समझता है कि माँ बाप मानेंगे, यही बात है ना। केशव पिल्ले ने शंकरन नायर को मनाते हुए कहा, वैसी बात नहीं भाई, तुम यह क्यों नहीं समझते कि वह धर्म न्याय देख रहा है। शंकरन नायर ने अपना निर्णय सुनाया, जो भी हो, हम इस विवाह में सम्मिलित नहीं होंगे। हमारी अनुमति के साथ यह विवाह नहीं होगा। वह देखते पराजित हुआ। अब यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि माता पिता की सहमति के साथ वह विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। गौरी मातृविहीन लड़की थी। पिता अनपढ़ थे। पिता के एक छोटा भाई था, बड़ा होशियार, नाम था कोचुकुंज पिल्ले। उसमें और शंकरन नारायण में बड़ी दुश्मनी थी। शंकरन नारायण को अपमानित करने का एक अच्छा अवसर कोचुकुंज पिल्ले को मिला। ऐसा मौका वह हाथ से निकलने देता? गोपाल का विचार था कि किसी प्रकार के आंडम के नगार गांव के 4 बड़े आदमियों के समक्ष विवाह संपन्न हो जाए। माता पिता, चाचा, मामा और अन्य सगे संबंधी नाराज हो चुके। उनकी अनुपस्थिति में भोज आदि रखना अनावश्यक है, पैसे का खर्च अलग। गौरी के पिता ने सुझाव को मान लिया, किंतु कोचुकुंज पिल्ले संतुष्ट नहीं हैं। उसके भाई के घर होने वाले अंतिम शुभ कार्य हैं यह, इसलिए ठाट बाट से ही करना। गौरी के पिता के पास कुछ रुपये थे। छोटे भाई के दबाव के सामने बड़े भाई को झुकना पड़ा। गौरी की भी यह अभिलाषा थी कि उसका विवाह ठाट बाट से हो, इसलिए गोपाल ने मान लिया। सारा गांव विवाह में निमंत्रित था। अच्छा खासा भोज भी था। आलपुष्पे से कोकुंज पिल्ले एक ग्रामोफोन लाया, जो उस गांव के लिए नई चीज थी। कोकुचकुंगे पिल्ले ने उस ग्रामोफोन का मुख शंकरन नारायण के घर की तरफ रखा। विवाह के पहले दिन रात भर गाना ही गाना था। एक प्रकार के आत्मसंतोष के साथ कोकुचकुंज पिल्ले ने बोला, वह बेईमान शंकरन नारायण आज सो न पाए। न सिर्फ ग्रामोफोन वाला गाना बजाना था, बल्कि नाक्षवर भी था। उस दिन एक बड़ा बोझ भी था। उस दिन तड़के की शंकरन नारायण उठकर कहीं चले गए थे, लेकिन पार्वती थोड़ी ही कहीं जा सकती थी। निसी दिन उसी आंखें परसती रही जिस पुत्र को अपनी कोख से 10 महीने ढोकर जन्म दिया। उस पुत्र ने न केवल उसकी अवहेलना की, बल्कि अपनी माता को कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। वह यह भली बातें जानती थी कि यह सारा ठाट बाट उसे और उसके पति का अपमानित करने के लिए ही है। इस काम में उसका बेटा उन लोगों का साथ देता है। वह सब कुछ भुला हुआ है। पार्वती ने अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर साप दिया, किसने मेरे बेटे को डोने टुटके से इस तरह का कर दिया, उसका सिर फूट जाए। गोपाल की पुरानी अनुसरणशीलता का स्मरण करती तो यह विश्वास पक्का हो जाता है कि बेटे पर टोना टोटा कर दिया है। गोपाल पहले ऐसा नहीं था। माँ बाप की बात मानने वाला था। विवाह हो गया। पार्वती और शंकरन नायर गोपाल को दूर से देख लेते थे। वह विवाह सारे गांव की चर्चा का विषय बन गया। दोनों के संबंध में कहने सुनने को बहुत कुछ था। गौरी के पिता को इस बात का भरोसा था कि उसे एक दामाद मिल गया, भले ही सारे रुपये खर्च हुए हों। कोकुंज के पिल्ले को एक ऐसी तृप्ति हुई जैसी खीर पीने पर होती है। 2 महीने बीत चले। एक दिन गोपाल अपने घर गया। शंकरन नारायण और पार्वती आंगन में नारियल के पत्ते सवार रहे थे। गोपाल विवाह के पहले अपना घर छोड़ गया था। तब से पहली बार घर में कदम रखा है। मुख मुद्रा देखने पर ऐसा मालूम होता है कि वह किसी निर्णय पर आ पहुंचा है। आहट सुनकर शंकरन नारायण ने सर उठाकर देखा। गोपाल थर-थर काँप उठा। शंकरन नारायण मारे क्रोध के उछल पड़े, क्यों रे, तू इधर क्यों आया? गोपाल ने जो वाक्य कंठस्थ कर रखा था जैसे तैसे कह दिया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, तुझे हिस्सा चाहिए? हाथ उठाते हुए शंकरन नारायण आगे कूद पड़े। गोपाल चंपत हो गया। इसी बीच में गौरी के पिता का देहांत हो गया। गौरी का गर्भ बढ़ रहा था। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। तब उसका एकमात्र संरक्षक कोकुंजे पिल्ले ही था। उसने गोपाल को उपदेश दिया, तुम बगिया से नारियल तोड़ लाओ, तुम्हारा भी तो हक है। दिन में बगिया में घुसकर नारियल तोड़ने की हिम्मत गोपाल में न थी, इसलिए कार्रवाई रात में होने लगी।
जिद्दी शंकरन ने थाने में शिकायत की। पुलिस के सिपाही गोपाल को कैद करके ले गए। शाम को कौंचकुंजे पिल्ले उसे छोड़ लाया। खैर कहीं चैन नहीं। गांव वालों में कुछ एक मध्यस्थता करने आए। अंत में दक्षिण तरफ 5 एकड़ जमीन गोपाल के हिस्से में देने के लिए शंकरन नायर राजी हुए। गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर सब कुछ कष्टपूर्ण था। अस्पताल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, 2-4 दिन उभर उसे ठहराना भी पड़ा। इधर उधर से कर्ज लेने पर ही गोपाल यह सारा खर्च संभाल सका। बंटवारे में जो 5 एकड़ बगिया मिली, उसमें 10-20 नारियल के पेड़ थे। इससे क्या दिन कटते। को कुंजे पिल्ले की मदद से गोपाल ने बगिया एक ईसाई को 600 रुपये में बेच दी। गोपाल को 600 रुपये मिले थे, उनमें 200 रुपये कर्ज में चुकाने में लग गए। 50 रुपये में उसने गौरी के लिए एक साड़ी और चोली खरीदी। पहली बार उसने अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दी। गोपाल ने एक नए आनंद का अनुभव किया। उस दिन रात को पति पत्नी ने भविष्य के बारे में देर तक सोच विचार किया। 300 रुपये बचे हुए हैं। गौरी को एक युक्ति सूझी, क्यों न हम एक व्यापार शुरू करें। गोपाल को यह सुझाव पसंद आया। एक दिन की बात है, पार्वती अपनी एक दूसरी बगिया में घास निरार रही थी। सिर उठाकर देखा तो एक लड़की गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। पार्वती को यह समझने में देर न लगी कि वह बच्चा किसका है। पार्वती ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। बिटिया मुन्ने को इधर लाओ न। वह लड़की पार्वती के पास आई। हाथ बढ़ाने के पहले ही मुन्ना पार्वती की तरफ चल पड़ा। अगर पार्वती नहीं पकड़ती तो मुन्ना नीचे गिरा होता। उद्यम मचाता, चिल्लाता अपनी दादी से हिल मिल गया। उस दिन रात को भोजन के बाद जब शंकरन नायर पान खा रहे थे, उसे एक उपयुक्त अवसर जानकर जरा संकोच के साथ पार्वती बोली, सुनिए तो, आज एक खास बात हुई है। शंकरन नायर ने पूछा, कौन सी बात? पार्वती ने कहा, खून का रिश्ता बड़ी चीज होती है। हुआ क्या? आज शाम को मैं घास निरा रही थी, वह मुन्ना गद्दी गद्दी कहता हुआ मेरी तरफ कूद पड़ा। अगर मैं हाथ न बढ़ा लेती तो बच्चा नीचे गिरा होता, मुझे छोड़ जाता ही नहीं। शंकरन नायर ने कहा, परसों मैंने भी उसे देखा, वह मेरी तरफ भी कूद पड़ा। मुन्ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पार्वती ने विरोध किया, ना, मैं कहती हूँ कि वह बिल्कुल अपने दादा की तरह है। गोपाल की व्यापार में वृद्धि नहीं हुई। बात यह थी, उसे व्यापार संबंधी बातों का परिचय न के बराबर था। घर के खर्च के लिए व्यापार से पैसा लेना पड़ता था। शाम का समय था। पार्वती और शंकरन नायर अपनी एक दूसरी बगिया में तरकारी के पौधे लगा रहे थे। उस दिन भी वह लड़की मुन्ने को लेकर आई। उस दिन वह अपने दादा के हाथों में कूद पड़ा। शंकरन नायर ने मुन्ने का मुखड़ा दीदी के मुख से मिलाते हुए कहा, लो, कोई फर्क नहीं। मुन्नी को ले जाते समय गौरी से कहने के लिए पार्वती ने एक बात कही, कह दो उससे कि रोज मुन्ने की नजर उतारे। एक संध्या को गौरी के घर से मुन्ने के लगातार पिलक बिलक कर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। शंकरन नारायण और पार्वती घर के पिछवाड़े में खड़े थे। पार्वती ने बेचैनी से पति से पूछा, मुन्ना क्यों ऐसे बिलख रहा है? कहीं उसका दम ना घुट जाए। वह लड़की ही तो उसे उठाए हुए है। मुन्ना की माँ कहाँ गई? शायद वह घर में नहीं है। बच्चा क्यों ऐसे रोता है? उसकी सेहत ठीक नहीं है क्या? गोपाल भी उधर नहीं है, वह हट गया है। दूसरे दिन मालूम हुआ कि गौरी बेहोश पड़ी है, उसे जोर का बुखार है। 3 या 4 बार डॉक्टर बुला लाए गए, लेकिन बुखार जरा भी कम नहीं हुआ। शंकरन नायर और पार्वती ने मुन्ने को घर बुलवा लिया। उस लड़की ने ही मुन्ने को ला कर दिया। 5वें दिन गौरी ने आंखें खोली। गोपाल की छाती ठंडी हुई। गौरी ने पूछा, मेरा मुन्ना कहाँ है? वह अपने दादा दादी के साथ है। गौरी का मुख चमक उठा, उसकी आंखें बंद हुई। वे आंखें फिर कभी नहीं खुली। शंकरन नायर और पार्वती आंगन में बैठे थे। मुन्ना अपने दादा दादी को 4 पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। उसके बाद वह हाथी पर चढ़ेगा। शंकरन नायर 4 पैरों पर खड़े हुए मुन्ना दादा की पीठ पर चढ़ गया। उस समय गोपाल उधर आ पहुंचा। उसने अपने बेटे को डांटा, अरे यह तू क्या कर रहा है? पार्वती बोली, करने दो बेटा, तुम्हारे पिता 30 साल बाद हाथी बन रहे हैं। तुम्हारे लिए हाथी बनने के बाद आज ही बने हैं। धन्यवाद।